Veera Group and also the National President of the All India Mahila Empowerment Party. Recipient of many awards of her work and dedication both nationally and internationally. Professions in various sectors, including gold importing, gold trading, textiles also. The group also came up with the Hira Mart, a shopping mall at Hyderabad. I would like to request Dr. Naveera Chef to start the meet. Thank you. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सबको मैं वेलकम और मुबारकबादी पेश करती हूँ यहाँ पर आने के लिए और इस प्रेस मीट के लिए। और ये प्रेस मीट मैंने इसलिए रखा है कि आपके जरिए इंसाफ की आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं नवहीरा शेख जो 1998 से हीरा ग्रुप को स्टैब्लिश किया है और मैंने इंसानियत के हुकूक के लिए, खासकर से औरतों के हुकूक के लिए, उनको एजुकेशनल और उनको इकोनॉमिक और बहुत सारे चीजों में ग्रोथ करने के लिए 25 साल तक मैंने मेहनत किया है। और मेहनत करके मैंने उनको इम्प्रूव किया है। नॉट ओनली एजुकेशन, हमारे वुमेन्स में खासकर से घरों में ये तकलीफ होती है कि वो हमेशा ये सोचते हैं, खासकर से मुस्लिम कम्युनिटी के जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो ये सोचते हैं कि हमको कहीं भी कुछ नहीं करना है। तो उनको मैंने एम्पावर किया और उनको मैंने बिजनेस की प्रैक्टिसेस सिखाई और मैंने उनको बिजनेस किस तरह से करना, अपने सेल्फ पे कैसे रहना और किसी के साथ मजबूर नहीं होना, इस बात पर मैंने उनको एम्पावर किया। और मैंने 1998 में हीरा ग्रुप को स्टार्ट किया और उसके बाद कंपनी अननेचुरल नहीं, नेचुरली धीरे धीरे कंपनीज आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में कंपनीज इनकॉर्पोरेटर हुए और कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड में और लिमिटेड में कन्वर्ट हुए। और इन कंपनीज पर जो बिजनेस चलता था वो एक लीगल प्रोसेस से बिजनेस चल रहा था। और ये कंपनी खासकर से कई औरतों के लिए, इंडिया के लाखों की औरतों के लिए ये कंपनी एक कमाई का जरिया बनी थी और उनको एक जीने का जरिया बनी थी। टेक्सटाइल में, ज्वेलरी में, प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में, सब कुछ। यहाँ पर आप आए और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी आवाज को आप पूरे वर्ल्ड में पहुंचाएंगे और इंडिया में पहुंचाएंगे और पूरी दुनिया में आवाज को पहुंचाकर और महिलाओं को एक ताकत, हमारे देश के माओं को, हमारे देश के बेटियों को, हमारे देश के बहनों को एक ताकत देंगे जरूर से। क्योंकि मुझे जो हालात गुजरे, उन हालात को देखने के बाद जो औरतें लाखों के मुझे देखकर एम्पावर हुए थे वो थोड़ा कमजोर पड़ गए थे। मैं चाहती हूँ कि आपके जरिए उनके अंदर एक ताकत आ जाए और उनके अंदर एक हिम्मत आ जाए। थैंक यू सो मच। कंपनी जो बंद रही उसमें कितना नुकसान हुआ वो अभी भी मैंने पूरा टोटल चेक नहीं किया है और अभी अभी शोरूम्स वगैरह सब खुले हैं। और मगर मुझे ये बात पता चली है, जिन लोगों ने मुझे फाल्स एलिगेशन लगा के अंदर रखा वो लोग बगैर इजाजत के डोर्स तोड़कर गए ही, कुछ चीजें लेके गए ही, बहुत सारे चीजों को डैमेज भी किया है। अभी मैं टोटली चेक करके एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करूंगी, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी। मगर उस नुकसान से हमारे कस्टमर पर, कोई भी इन्वेस्टर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी कहती हूँ। देखिए कि मैं MEP जो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी स्टार्ट की थी वो इसलिए स्टार्ट की थी कि अभी भी हाल में आप देखें कि एक लड़की आयशा का ये हुआ और उसने सुसाइड किया, उसको सपोर्ट नहीं मिलता था माँ बाप के तरफ से भी, उधर हस्बैंड के तरफ से भी, सब। मैंने ऐसे लाखों के औरतों की मदद की तो मैंने औरतों की सपोर्ट के लिए प्लेटफॉर्म को कायम किया। कुछ पॉलिटिशियन को ये बहुत ही बुरा लगा कि मैं औरतों को लेकर एक पार्टी को कायम किया और पार्टी का नाम भी महिला एम्पावर
मैंने स्लोगन रखा और मैं उस वादे पर, उस चीज के ऊपर जो है मैं खड़ी रहूंगी और मैं होगा उनके तकलीफ का, उनकी परेशानी का कौन जो है जिम्मेदारी होगा। मैं यही बात आप सबके जरिए जो है मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहती हूँ कि सारे इंडिया की औरतों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि आप पर कभी भी इलीगल हरासमेंट हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रांगली फाइट करोगे तो कोर्ट्स हमारे साथ है, लॉ हमारे साथ है, लॉ में इंसाफ है, आज भी लॉ इंसाफ करती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया आप कैसे इंसाफ होगी, आप तो मुसलमान है, आपके मेंबर भी मुसलमान है, आपके फलाने भी मुसलमान है, मुसलमान को कैसे इंसाफ मिलेगी। मैंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम सेकुलर कंट्री में हैं, मुसलमान को, हिंदू को, सारे लोगों को बराबरी का हक है, जरूर मुझे इंसाफ मिलेगी। वो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि जरूर हम सबको इंसाफ मिलेगी। तो मैं यही आवाज देना चाहती हूँ कि लीगल वे से हमको जरूर से जरूर इंसाफ मिली है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस कंपनी को डैमेज करने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये फॉल्स एफआईआर कराने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये एफआईआर जो करवाए ये कौन थे, किसके लिंक में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन करो। आज जो है नाहक से जो भी लोग अगर इस तरह से जो बिजनेस करने वालों को 100 करोड़ इनकम टैक्स पे करने वालों को अगर उठाते चले जाएंगे छोटे छोटे लोगों की बात को मानकर, तो फिर तो इंडिया की इकोनॉमी तो टूट जाएगी। मैं यही गुजारिश करती हूँ कि ऑफिशियल सबसे पहले परफेक्ट स्टडी करे एक केस करने के लिए कि क्या उसके फॉर्मेलिटीज है, उसको कंप्लीट करे, उसको नोटिस दे और उसको पूछे और उसको बुलाए। और हीरा ग्रुप ना कभी भागी थी ना भागने वाली है। इंशाअल्लाह अब जो भी मेरे मेंबर्स हैं वो भी सवाल कर रहे हैं, लोग कैसे पे करेंगे, क्या सोर्सेस है, उनके अकाउंट पे इतना है, उनके अकाउंट में उतना। एक रनिंग बिजनेस जब होता है तो पेमेंट बिजनेस के ऊपर लगता है, पूरी दुनिया जानती है, और अकाउंट में पैसे पड़े नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि कंपनी के पास सोर्सेस हैं, कंपनी के पास प्रॉपर्टीज है, कंपनी के पास बोर्ड है, कंपनी के पास सब चीजें हैं। जिस तरह चाहे हम अपने कस्टमर को सेटल करेंगे और हमारे कस्टमर को हम देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह वादा हमने किया है, ये अंडरटेकिंग हमने दिया है, और ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां चेक और डिपॉजिट करने का हमें हुक्म दिया था वो हमने कर दिया है ऑलरेडी। और बाकी के जो भी रनिंग में आएंगे जाएंगे हम उनको देने के लिए बिल्कुल से बिल्कुल तैयार है। और आज की ये प्रेस मीट ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जो नाहक से लोगों को सताती उनको इंसाफ के लिए, और जो औरत को दबाने की कोशिश करती कि एक औरत है इसको कुछ भी कर लो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करके जो भी चाहे कर लो, तो सारे औरतों के लिए मैं आवाज देती हूँ कि आपके ऊपर कभी भी ऐसे हालात आए तो आप कमजोर नहीं होना और आप टांगली खड़े रहना। 2008 तक इस कंपनी का ना कोई कंप्लेंट रहा, ना ये कंपनी पर कोई इल्जाम रहा। ये कंपनी स्मूथली 2018 तक ये कंपनी चलती रही। आज मैं प्रेस के जरिए से, मीडिया के जरिए से जो कुछ बातें हैं वो ये बताना चाहती हूँ, ये बहुत जरूरी है सारे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के लिए भी और सारे हिंदुस्तान के वुमेन्स के लिए भी और सब के लिए भी ये बहुत जरूरत है। उसके बाद में कुछ ब्लैकमेलर, कुछ सताने वाले लोग, कुछ एक्सट्रॉशन करने वाले लोग, उन्होंने इलीगल तरीके से हमसे जो डिमांड करते थे उन डिमांडों को हमने पूरा नहीं किया। छोटी सी बात, एक जीएसटी का छोटा सा प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ दिनों तक कस्टमर को पेमेंट की पॉलिसी चेंज हुई। ना कंपनी ने कभी लॉस डिक्लेयर किया था, ना कंपनी ने कोई शोरूम को बंद किया था, ना कंपनी ने कोई ऑफिस को बंद किया था, ना कंपनी की सीईओ कहीं भागी थी, ना कंपनी कहीं पर गई थी। तो एक फॉल्स एलिगेशन लगाकर एक छोटा सा एफआईआर करते हैं और छोटा सा एफआईआर करके मुझे अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट नोटिस। एक नोटिस भी नहीं दिया मुझे, क्या तुम इसको देना है या नहीं देना है। तो डायरेक्ट एक एफआईआर पे मुझे दिल्ली आके अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके अंदर रखते हैं। जब मुझे सेशन कोर्ट बेल देती है तो फिर महाराष्ट्र से एक छोटा एफआईआर करके बुलाते हैं। यहाँ तक के ऑफिशियल जो ईओडब्ल्यू है वो ईओडब्ल्यू के गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं हुए। उनके लिमिट्स क्या हैं, कितने पेमेंट पे एफआईआर कर सकते हैं, कितने फ्रॉड पर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्होंने सोचा नहीं। 3 लाख पे, 2 लाख पे, 50,000 पे उन्होंने मुझे एफआईआर किया और टोटल इंडिया 2 साल 5 महीने मुझे जो है जुडिशियल कस्टडी में रखे। और इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को भी 14 डेज से ज्यादा पीसी में रखना अलाउ नहीं है। मगर मुझे एक औरत होने के बावजूद भी 8 मंथ
8 मंथ जो है पुलिस कस्टडी में अंडर प्रेशर रखे। एक ही सीईओ थी, एक ही कंपनी थी, वही क्वेश्चन था, वही बात थी, मगर बार बार 14 दिन कस्टडी में लेना, 7 दिन कस्टडी में लेना। इसका मतलब ये था कि जो एक्सटॉर्शन करने वाले थे, जो इसके पीछे हैं, वो ये चाहते थे कि मैं हमेशा अंदर रह जाऊं और वो मेरे प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर ले और प्रॉपर्टियों पर जमा कर ले। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जब ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस अगर इस तरह से करने जाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी टूट जाएगी। और चाहिए ऑफिशियल को कि वो एक बार चेक करते और फैक्ट को देखते, उसके बाद एक नोटिस देते और पूछते। जब इंसान को अंदर अरेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो कोई चीज को भी जो है कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उसके लिए एक बदनामी का ये उठाते हैं, एजेंडा उठाते हैं। उसके बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो लीगल टीम थे तेलंगाना हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन डाले और रिट पिटीशन डालने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट दिसंबर 1923 को जो है एक जजमेंट पास किया कि ये एफआईआर इलीगल है और ये एफआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह से कंपनी एक्ट में एफआईआर नहीं कर सकते। तो कैसे स्टार्ट हुआ? एकदम अचानक 2012 में मुझे सीसीएस ने बुलाया और कहा कि ओवैसी साहब ने डायरेक्टली आपके ऊपर एफआईआर किया है, कोई और नहीं। डायरेक्ट मैं कुछ देना लेना भी नहीं है और उनका कुछ भी नहीं है, तो क्यों एफआईआर किया है मुझे तो नहीं पता। उसके बाद उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया और करने के बाद क्लियर शीट जो है उन्होंने कोर्ट को सबमिट किया सीसीएस ने। मैंने बोला कर लो इन्वेस्टिगेशन, मुझे कुछ भी बात नहीं है। तो उस वक्त में मुझे एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ा और मैंने एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट से ली। और जब से जो है आज तक भी ये मसला कहीं ना कहीं उठता आता है, मगर मैं कभी भी गलत कमिटमेंट करने वाले नहीं हूँ और कभी भी सेटलमेंटों के लिए कबूल करने वाली नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह लीगल फाइट करने वाली हूँ। मैं लीगल फाइट करके कोर्ट से मैं इंसाफ लेके रहूंगी। पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और मैं साइन कर रही हूँ। मैं कंपनी की मीटिंग रखी हूँ, तो इसमें आप जो भी हमारे कंपनी के ताल्लुक से हैं उसके सवाल कर सकती हैं। अभी देखिए, मैं नाम वगैरह सब पर्टिकुलर नहीं बात कर सकती हूँ। अभी जो है आप कोर्ट में उसका एक प्रिंट आउट लेंगे तो मैं कोर्ट में सारी चीजें सबमिट की हूँ। एक्सक्यूज मी मैम जी, जिसका जो है उसके पहले जो है मैं वीकली जो जाकर साइन कर रही थी उस पर मैं बात किया, जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दिया था इससे पहले वाले आर्डर। अभी इस बार के आर्डर था मैं नहीं कर रही हूँ बात है, क्योंकि उनको कभी कभी ऐसा वो इनसिक्योर फील करते हैं कि एक मुस्लिम महिला इतने आगे कैसे बढ़ सकती है, एक मुस्लिम महिला बिजनेस में इतना आगे कैसे जा सकती है, एक बुर्का पहनकर एक औरत ऐसे कैसे आगे बढ़ सकती है। जबकि कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि औरत आगे नहीं आ सकती, औरत स्टेज पे नहीं आ सकती, औरत अपना काम नहीं कर सकती, सिर्फ मर्द ही काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तकलीफ हुई। मगर आज भी देश में मेरे काफी भाइयां मेरे साथ हैं जो एक बहन की इज्जत करने वाले, एक माँ की इज्जत करने वाले, एक बेटी की इज्जत करने वाले, उन भाइयों के सपोर्ट से, उन बहनों के सपोर्ट से मैं काफी आगे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ सकती हूँ। अभी मैंने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, अभी कोई इलेक्शन सामने नहीं है तो मैंने कुछ डिसीजन नहीं लिया है। जब इलेक्शन आएगा मैं डिसीजन लूंगी। मैम क्या ये हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इस वजह और से मैं इलेक्शन कमीशन से जो है टोटल लोकसभा सीट के लिए, असेंबली सीट के लिए अप्रूवल ले चुकी थी तेलंगाना के लिए। और आप चेक करते हैं तो 10th को मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 10 अक्टूबर को, जिसमें मैंने अनाउंस किया था कि मैं जो भी तेलंगाना के 119 या 25 सीट्स है उसमें मैं मोर देन 100 सीट्स पे कंटेस्ट करूंगी। और मैं 10th को अनाउंस करती हूँ और 14th को अरेस्ट होती हूँ। बस यही बात। सुप्रीम कोर्ट ने जिस वजह से आपको छोड़ा है, और मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन को डीडीज जमा करने का हुक्म मुझे दिया है मैंने सबको डीडीज जमा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एजेंसियों को डीडीज डिपॉजिट करने का कहा है मैंने डीडीज डिपॉजिट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशन दिया था मैंने 100% कंप्लीट करके फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई थी। कितने विक्टिम्स को जो कोर्ट में जो एफआईआर था, जो अमाउंट था, उस अमाउंट को हमने टोटली डीडीज जमा किए। 29 एफआईआर पे क्या अमाउंट था वो हमने जमा किए। देखिए, मैं सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में तो नहीं बता सकती, मगर हालात जो है वो सब आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। और ऐसा थ्रेट भी है तो कोर्ट है, कोर्ट को हम अप्रोच हो जाएंगे। एफआईआर इंडिया के अंदर थे केरला, महाराष्ट्र और तिरुपति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और जो है कर्नाटका, इतने जगह पर टोटल 29 एफआईआर थे। अगर वो 29 लोगों की प्रोफाइल चेक कर लेंगे वो कौन है तो बिल्कुल मैटर एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। कोर्ट्स को ये समझ
समझ में आ चुका। प्रेस मीट ये हीरा ग्रुप के बारे में है। पहले मैंने आप पूरी प्रेस मीट वही किया है और मैं अभी भी ये मेरे लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हीरा ग्रुप मोर देन 100 टाइम जो है ज्यादा आगे बढ़ेगी और मुझे वो कॉन्फिडेंस है। और हीरा ग्रुप ने कभी कोई ना गलत किया है, ना स्कैम किया है, ना किसी को इसमें नुकसान होगा और जरूर हीरा ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए जो है फायदा ही फायदा रहेगा। और आइंदा हीरा ग्रुप के जो मार्ट्स वगैरह ही रमजान से पहले इंशाल्लाह खुल जाएंगे। मैं यही उनको खुशखबरी देना चाहती हूँ। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.